हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीएससी एजुकेशन पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 सोवियत संघ का विघटन। आज का हमारा टॉपिक है सोवियत संघ का विघटन और ध्रुव ध्रुवीयता का अंत। सबसे पहले हम बात करते हैं सोवियत संघ है क्या। देखिए, सोवियत संघ क्या है। सोवियत संघ एक बहुराष्ट्रीय राज्य है जिसमें 60 से ज़्यादा राष्ट्रीय समुदायों के लोग रहते थे। यानी कि सोवियत संघ एक बहुत एक सिंगल कंट्री नहीं था, एक सिंगल देश नहीं था, ये बहुराष्ट्रीय राज्य था। इसमें बहुत सारे राष्ट्र मिले हुए थे और जिसमें 60 से ज़्यादा जो हैं राष्ट्रीय समुदाय के लोग रहा करते थे। इसी चैप्टर का हमारा एक वर्ड आ रखा है दो ध्रुवीयता का अंत। अब ये दो ध्रुवीयता क्या है जी? दो ध्रुवीयता क्या है? हमें देखिए, हमने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है पूरा विश्व दो ध्रुवीयता में बट गया था। यानी कि पूरा विश्व दो ध्रुव में बट गया था। एक ध्रुव वो था जिसका नेतृत्व कर रहा था अमेरिका और एक ध्रुव का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। लेकिन क्या हुआ कि 1990 में क्या सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ में से सिर्फ एक ही महाशक्ति बच गई थी और वो बच गई थी अमेरिका, क्योंकि सोवियत संघ का तो विघटन हो गया था। तो एक ही महाशक्ति बच गई थी, अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो ये आता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन हुआ 26 दिसंबर 1991 को। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया था और इसके बाद जो है एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बची थी। आगे हम जानेंगे सोवियत संघ के विघटन के कारण, यानी कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्या ऐसे कारण थे जिनके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो सोवियत संघ के विघटन का जो सबसे पहला कारण है वो है राजनीतिक लोकतंत्र को नकारना। अब ये राजनीतिक लोकतंत्र को नकारने का मतलब क्या हुआ कि सोवियत संघ में लोकतांत्रिक शासन था ही नहीं। वहाँ पे क्या था कि तानाशाही शासन था। यानी कि 1924 में जब लेनिन की मृत्यु हो गई थी तो स्टालिन सबसे बड़ा शक्तिशाली नेता उभरा था। स्टालिन जो था उस समय सबसे बड़ा शक्तिशाली नेता उभरा और वो एकदम निरंकुश शासन की तरह बना, एक तानाशाह की तरह बना। यानी कि सब कुछ जो है स्टालिन का ही चलता था। स्टालिन की ही इच्छा से सोवियत संघ में सभी कार्य होते थे। उसने अखबारों, रेडियो और प्रचार के अन्य साधन यानी कि प्रचार, अपनी बातों को रखने के जो भी साधन थे, लाइक टीवी हो गया या कोई एक्सेट्रा, इन सब पर सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण था। अब सरकार के नियंत्रण होने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर एक लोकतंत्र पूरी तरह से जो है एक तानाशाही शासन था, लोकतांत्रिक शासन था नहीं। वहाँ पर लोगों की इच्छा को किसी भी तरह का जो है उस पर फोकस नहीं किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्थिक विफलताएं। अब ये आर्थिक विफलताएं क्या होती है कि सोवियत संघ में क्या किया कि सोवियत संघ ने भारी उद्योगों पर तो बहुत अधिक जोर दिया। उन्होंने भारी उद्योगों पर जैसे सीमेंट, इस्पात, लोहे, इन सब के कारखानों को बनाने और उन पर उत्पादन में बहुत अधिक पैसा खर्च करा। वो जिसके कारण क्या हुआ, जो वहाँ पर उपभोक्ता वस्तुएं थी लाइक चाय, कॉफ़ी, ब्रेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन चीज़ों की देश में बहुत पीछे रह गया। लोगों को बहुत अधिक कमी हो गई इन सब चीज़ों की। और जब कंपैरिजन किया गया सोवियत संघ के लोगों का और उन्नत राष्ट्र के लोगों का, तो वो सोवियत संघ के लोगों का जीवन स्तर बहुत ही नीचे था। उन्नत राष्ट्रों में क्या आ गया हमारा, उन्नत राष्ट्र में क्या है कि जो फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब उन्नत राष्ट्र थे। तो उन्नत राष्ट्रों के मुकाबले में जो है सोवियत संघ का जो उत्पादन था, आवश्यक वस्तुओं के, लोगों का जीवन स्तर था, वो बहुत अधिक पीछे रह गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट रहेगा सैन्यीकरण। सैन्यीकरण क्या होता है? देखिए, 1945 के बाद ही, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ही सोवियत संघ ने एक ही चीज़ पे फोकस किया कि उसने सैन्यीकरण पे बहुत अधिक दिया। उसने अपने सेना को शक्तिशाली बनाने, उसने अपने आप को परमाणु हथियार बनाने, हथियारों को निर्माण में, यानी कि जिसको हम शस्त्र निर्माण कहते हैं, इन पर बहुत अधिक खर्च किया। और इस पर इतना अधिक खर्च कर दिया सोवियत संघ ने कि जिसके कारण वहाँ पर जो बुनियादी चीज़ें थी, जो बेसिक ज़रूरतें थी लोगों के लिए, जैसे चाय, कॉफ़ी, मक्खन, दूध, साबुन एक्सेट्रा, इन चीज़ों की भारी कमी हो गई सोवियत संघ में। और इन चीज़ों की कमी होने के कारण लोगों के अंदर एक आक्रोश की भावना पैदा हो गई सोवियत संघ सरकार के विरुद्ध, जो भी क्या है कि सोवियत संघ के विघटन का मुख्य कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी राष्ट्रों का सोवियत संघ से तुलना। अभी क्या हुआ था कि टेक्नोलॉजी अब तक बहुत अधिक विकसित हो चुकी थी। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, अब तक जो है इस माध्यमों की वजह से जो है टेक्नोलॉजी ने विकास के माध्यम से लोगों ने क्या है
कि सोवियत संघ के लोगों ने क्या किया कि पश्चिमी राष्ट्रों के बारे में सही जानकारी मिलने लगी उन्हें। मतलब जो पश्चिमी राष्ट्र यानी फ्रांस, ब्रिटेन या जो आगे और देश हैं, इन लोगों का जीवन स्तर कैसा है, उन्हें जो सोवियत संघ के लोग हैं उनको ये पता लगने लगा कि भाई ये जो पश्चिमी राष्ट्र हैं यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो राष्ट्र हैं या और भी जो इस तरफ के राष्ट्र हैं, उनका तो जीवन स्तर बहुत अच्छा है। लोगों को अच्छा जीवन स्तर है, खाने के लिए अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों को मतलब रोटी कपड़ा मकान, ये तो बेसिक हो गई, बेसिक से ज़्यादा उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल रहा है लोगों की। अब जब सोवियत संघ के लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सब पता लगा तो सोवियत संघ के लोगों के मन में जो है सोवियत सरकार के प्रति एक आक्रोश की भावना पैदा हो गई और अंदर ही अंदर एक विद्रोह की भावना जागृत हुई, जो सोवियत संघ के एक विघटन का कारण बनी। लास्ट पॉइंट है हमारा गोरबाचेव की नीतियां। सबसे पहले मैं बता देता हूँ गोरबाचेव थे कौन। देखिए गोरबाचेव कौन थे। गोरबाचेव जिनका पूरा नाम था माइकेल गोरबाचेव या मिखाइल गोरबाचेव भी बोलते थे उनको, और वे 1985 में 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए थे और 1988 में वह देश के राष्ट्रपति बने थे। उन्हें साम्यवाद में अविश्वास नहीं था, परंतु वे सोवियत व्यवस्था में राजनीतिक और आर्थिक सुधार लाना चाहते थे। मतलब गोरबाचेव ने क्या देखा कि जो उसमें बहुत सारी कमियां थी, राजनीतिक कमियां थी, आर्थिक कमियां थी, वे उन कमियों को दूर करना चाहते थे। और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए गोरबाचेव ने ग्लासनोस्त और पेस्ट्रोइका की नीति अपनाई। ग्लासनोस्त क्या है? ग्लासनोस्त क्या होता है? ग्लासनोस्त का अर्थ होता है खुलापन, अर्थात नागरिकों को यह अधिकार दिया जाए कि सार्वजनिक विषयों के बारे में ठीक ठीक जानकारी मिले। यानी कि पुस्तकों, समाचार पत्रों को पिछले जो 70 सालों से सेंसर चला आ रहा था, उस सेंसरशिप से मुक्ति मिल गई उनको। यानी कि खुलापन लाया गया, लोगों को ये अधिकार दिए गए कि वे सरकार के कार्यों के बारे में ठीक ठीक जानकारी प्राप्त कर सकें। दूसरी नीति थी पेस्ट्रोइका की नीति। पेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्रचना, यानी कि सोवियत व्यवस्था में जो राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक कमियां थी उन सब में सुधार लाया जाए। ये दो मुख्य नीतियां उन्होंने अपनाई। अब हम पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, अब हम पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, जिसका पहला पॉइंट है शीत युद्ध का अंत। देखिए शीत युद्ध किसी न किसी रूप में 4 दशकों तक चलता रहा, पर मई 1988 में अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी शुरू हो गई। 89 में क्या हुआ? बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। जब 89 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई तो 1990 में, अक्टूबर 1990 में पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों का एकीकरण हो गया। और इसके एकीकरण ही क्या हुआ के साथ ही शीत युद्ध के अंत की शुरुआत हो गई। और जब दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो शीत युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दो ध्रुवीयता का अंत और अमेरिका की सर्वोच्चता। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि सोवियत संघ के टूटने के साथ ही दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। जैसे ही सोवियत संघ टूटा तो दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। अब अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति बन गया था, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति जो रह गई थी वो सिर्फ अमेरिका रह गया था। और अब अमेरिका की शक्ति को टक्कर देने वाला और कोई देश था ही नहीं, क्योंकि जो अभी तक था सोवियत संघ ने जो ग्रुप बना रखा था, जो गुट बना रखा था, सोवियत संघ का तो विघटन हो गया था। अब पूरी शक्ति जो है अमेरिका के हाथ में आ गई थी। विश्व राजनीति को संचालित और नियंत्रित करने में अब अमेरिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो गई थी। वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल अमेरिका अपने विकास के लिए करने लगा, अपने हितों की रक्षा करने लगा और सभी महत्वपूर्ण फैसलों में अमेरिका का एक बड़ा रोल रहने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नए देशों का उदय। देखिए जो सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ के विघटन से जो देश अलग हुए वे कहाँ जाके मिले? वे मिले संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए और इससे संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या बढ़ गई। सोवियत संघ से कटकर जो नए राज्य अस्तित्व में आए उनके नेताओं के मन में आशंका थी कि रूस कहीं दोबारा उन पर कब्जा न कर ले, इसीलिए उन्होंने नाटो में शामिल हो गए। कई देश जो नाटो में शामिल हो गए, कई देश यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, अनेक विकासशील राष्ट्र इस बात को लेकर चिंतित थे कि सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में मात्र एक बड़ी शक्ति बची है और वो बची है अमेरिका। कई अनिश्चितताएं बनी हुई थी इसके बाद भी। तो यानी कि जो अंतिम पॉइंट था नए देशों का उदय, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद नए देशों का उदय भी हुआ। लास्ट टॉपिक है हमारा शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है?
शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात या सदमा पहुंचाकर रोगी का इलाज करना। यानी कि जब कम्युनिस्ट शासन के खात्मे का रूस में कुछ ऐसा हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था और कम्युनिस्ट शासन का अंत हो गया था, तो रूस में इसी तरह की व्यवस्था को अपनाया गया जिसको बोला गया शॉक थेरेपी। यहाँ यानी कि वहाँ पर जो आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था वहाँ मौजूद थी, उसके स्थान पर एक नई व्यवस्था को कायम किया गया। नई व्यवस्था को कायम करने की कोशिश की गई। अभी तक क्या हुआ था कि रूस की कृषि भूमि और उद्योग धंधों पर सरकार का नियंत्रण, यानी कि कृषि उद्योग धंधों इन सब पर क्या है कि सरकारी नियंत्रण था। अब इसको हम क्या कहते थे, साम्यवादी व्यवस्था या समाजवादी व्यवस्था। इसमें क्या होता था कि जितनी भी कृषि भूमि है, उद्योग धंधे हैं, उस पर सरकार का नियंत्रण होता था, परंतु अब इसे निजी नियंत्रण में लाया जा रहा था। अब यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर से इन सबको प्राइवेट सेक्टर में लाया जा रहा था, जिसको पूंजीवादी व्यवस्था कहा गया। और इसी प्रकार से रूसी समाज अर्थव्यवस्था का कायापलट किया जाना था, जिसमें भारी उथल पुथल हुई, जिसे ही शॉक थेरेपी का नाम दिया गया।